बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, आलमी क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान की विमेंस टीम जो है वो अब ICC T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक कारकर्दगी के बाद वतन वापस पहुंच चुकी है और इस हवाले से पाकिस्तान विमेंस टीम पे और उनकी कुछ खिलाड़ियों पर तनकीदों का भी सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट का जो डोमेस्टिक सीजन है इसके हवाले से एक इजलास भी हुआ। पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसको किस तरह से जो है वो डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है इस सीजन में टीमों को रन करना और इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट को क्या फायदा होगा, इस पर बात करेंगे आज के शो में। इस हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज। और आपने देखा कि कनाडा जो इस वक्त होस्ट कंट्री है ऐसा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के 3 कंट्रीज़ में से एक, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, उसमें पहली टीम बन चुकी है कनाडा जो राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुकी है। बिल्कुल खेल के कल आखिरी लम्हात में कनाडा की जानिब से गोल स्कोर किया गया, लेकिन दोनों टीमों के गोलकीपर्स ने और दिफाई खिलाड़ियों ने बड़े उम्दा और ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया था। उम्मीद है कि राउंड ऑफ 16 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगा और इस हवाले से हम आपको गाहे बगाए अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन, उसका बजट 4 अरब करने की बात की जा रही है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या फवायद हासिल होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। अपनी फास्ट बॉलिंग के जरिए उन्होंने अपने मुखालिफ बैट्समैन को ना सिर्फ हरासा किए रखा बल्कि साथ साथ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के रिकॉर्ड साज बॉलर भी हैं। बदकिस्मत रहे और पाकिस्तान की बदकिस्मती रही कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन जो इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ थी वो इनकी जो सलाहियतों की अक्कासी नहीं कर रही थी, क्योंकि सलाहियतों से मालामाल खिलाड़ी थे। साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बड़ी गहरी निगाह है और पाकिस्तान के चंद इंतहाई आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है। यही वजह है कि न सिर्फ खेल बल्कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, कोचिंग के हवाले से और क्रिकेट की जो साइंस है इसके हवाले से बड़ी गहरी मालूमात रखते हैं। अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ साहब, शो में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि यहाँ पर आज हम जो आगाज़ कर रहे हैं वो आगाज़ कर रहे हैं जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से। डिपार्टमेंट एक सप्लाई लाइन होती है पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए, पाकिस्तान की जो कौमी टीम है उसके लिए, लेकिन ये जो फैसले आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंटल जो फीस है वो पहले 30 लाख रुपए थी, फिर उसके बाद उसको 50 लाख किया गया और अब इसमें इतना इजाफा किया गया कि उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। ये मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फिर जो खिलाड़ियों के पैसे थे वो 1.25 लाख, या तो आप महीना उनकी सैलरी लगाएं या लमसम उनको पैसे दे दें, फिर कोच, फिजियो ट्रेनर, उनके भी नाम जो है वो कुछ अरसे पहले देने पड़ेंगे, फिर साथ साथ डिपार्टमेंट को जो है वो क्रिकेट बोर्ड गेस्ट प्लेयर भी दे सकता है, डेलीज में भी इजाफा किया जा रहा है। ठीक है, क्रिकेटर्स को तो फायदा हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि इससे डिपार्टमेंट जिनको इस किस्म की डोमेस्टिक क्रिकेट से कुछ मिलता नहीं है और पीसीबी, मेरा तो पीसीबी से मामला ही ये खराब होते हैं कि आप क्रिकेट खिलाएं और हम क्रिकेट दिखाएं, क्योंकि जो भी अगर पोर्ट कासिम से परफॉर्मेंस देता है, गनी गिलास से परफॉर्मेंस देता है या किसी और टीम से परफॉर्मेंस देता है तो हम तो मिन्नतें करके थक जाते हैं, खून थूक देते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को पीसीबी हाईलाइट ही नहीं होने देता। चाहे उसका वो पहला फर्स्ट क्लास मैच हो, चाहे वो एक स्टार प्लेयर हो, पीसीबी उसको मीडिया में आने ही नहीं देता। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स के लिए ये कितना मुश्किल है कि इन तमाम तरह एक्सपेंसेस को बेयर करें वो। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो असल इशू ये है कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। जितना भी आपका जो स्ट्रक्चर पूरे का पूरा, इसकी मुकम्मल ओवरहालिंग की जरूरत है। जब तक हम ये डंग टपाओ पॉलिसी बनाएंगे, जो वक्ती पॉलिसीज होती हैं, इनका ना तो हमारी क्रिकेट पे कोई असर पड़ेगा और ना ही हमारी जो ग्रास रूट जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सकता है, ना हमारा पाथवे बन सकता है, ना हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किसी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए कि काफी अरसे से हम यही बातें सुन रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स को बाहर कर दें, डिपार्टमेंट्स को अंदर ले आए, डिपार्टमेंट्स को खेलने की इजाजत दें, डिपार्टमेंट्स को ना खेलने की इजाजत दें। मगर आपका जो जो एंड रिजल्ट है, आपने डिपार्टमेंट को साइडलाइन भी करके देख लिया, मगर उसके बाद जो एंड रिजल्ट वो ये निकला कि डिपार्टमेंट के बगैर अभी भी आपकी क्रिकेट है नोवेयर पे खड़ी हुई है। ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी सकत है कि वो जितने पाकिस्तान के पास प्लेयर्स हैं, पूरे पाकिस्तान के जो 5 सूबे हैं उनमें से, उनको ना तो वो उनकी कफालत कर सकता है
ना उनको उनको अच्छे तरीके से उनकी वेलबीइंग कर सकता है, ना अच्छे तरीके से उनकी जो सोशल और जो वैल्यूज हैं उनको बेहतर कर सकता है, ना उनको एजुकेट कर सकता है। तो काफी हद तक उसका डिपेंड हमें डिपार्टमेंट्स पे करना पड़ता है। तो फिर अगर आप डिपार्टमेंट्स पे इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आपको बाज़ पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी कि जो डिपार्टमेंट्स की भी फेवर में जाए। सारी पॉलिसी आप अपनी फेवर में ना बनाएं, आप उनकी डेफिनेट देखें कि जो क्लब है वो आपका जो बेसिक एक आपका नर्सरी है जहां से आपके बहुत ज्यादा प्लेयर्स मिलते हैं। इसी तरह जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आपकी एक नर्सरीज है जहां से आपको प्लेयर ग्रूम होके पाकिस्तान टीम तक पहुंचते हैं और आप उस पर खड़े होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि आप देखें कि जो 1 करोड़ 50 लाख रुपया पार्टिसिपेशन फीस रखी है डिपार्टमेंट्स की, और ये 200 टाइम्स ज्यादा कर दिया। लास्ट टाइम शायद 50 लाख थी, उसको सीधा 1 करोड़ 50 लाख पे लेकर जा चुके हैं। तो वो बाज़ डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा साल जो डिपार्टमेंट्स है ना सिर्फ अपने जो एक पूरा प्लेयर पूल होता है जिसमें 25 से 30 प्लेयर्स होते हैं उनको वो जॉब्स देते हैं, सैलरीज देते हैं, फिर उसके अलावा जो कोचिंग स्टाफ होता है। इसके बाद अभी जो बेसिक चीज ये आ गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंट्स के लिए भी ये शर्त रख दी है कि आपके पास पूरा एक पैनल होना चाहिए, आपके पास हेड कोच होना चाहिए, आपके पास मैनेजर होना चाहिए, आपके पास बॉलिंग बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, एनालिस्ट, ट्रेनर, फिजियो, और ये कोई 10-12 रुक नहीं, आपके पास ये पूरा का पूरा बिल्कुल सही। जो स्टाफ होना चाहिए। फिर जाके हम आपको इसकी इजाजत देंगे पार्टिसिपेशन की। तो जब डिपार्टमेंट पूरा साल उनको लेके चलता है तो फिर उनको आप थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड देना चाहिए जो आपको प्रोडक्शन लेकर देते हैं। फिर ज्यादा से ज्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस तरह रागब होंगे बजाय उनसे पैसे लेने के। जो मेरा ख्याल है कि बेहतर चीज ये होती है कि अगर आप उनको कहते हैं कि आप नंबर 1 तो ये करें कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने अपने ग्राउंड बिल्ड करें, वहां पे अपनी अकेडमीज को एस्टेब्लिश करें। नंबर 2, साथ अंडर 19 या 20 अंडर 21 क्रिकेट को भी साथ लेकर चलें, ताकि पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर्स बेहतर आए। जो अंडर 19 के बच्चे हैं उनकी भी जो माली पोजीशन है वो बेहतर हो सके, वो सिक्योर हो सके, ज्यादा सिक्योर होके वो पाकिस्तान के सेटअप में आए। तो हमें, मेरा ख्याल है कि इनको ये चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई पॉलिसी बनाए। तो बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रऊफ साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें अब्दुल रऊफ साहब की बड़ी गहरी निगाह है और साथ साथ क्रिकेट मेरा तो मेन इंटरेस्ट है। डोमेस्टिक क्रिकेट पे मजीद बात करेंगे कि इसमें सुधार कैसे पैदा होगा, मजीद इसमें क्या ऐसी चीज़ें जो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट में डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। अब्दुल रऊफ साहब, डिपार्टमेंट से 1.5 करोड़ की जो है वो मैच फीस मांगी जा रही है, फिर उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है वो उनके ऊपर डाले भी जा रहे हैं। ठीक है, प्लेयर्स को उससे फायदा हो सकता है कि वेजेस बढ़ाए जा रहे हैं, मैच फीस में इजाफा हो रहा है, होटलिंग अच्छी की जा रही है, लेकिन साथ साथ अगर हम डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ड्यूरिंग द सीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी पावर हिटिंग कैंप लगा देता है, कभी अपना कोई कैंप लगा देता है, कभी प्लेयर को एनओसी दे देता है। फिर जो लड़के परफॉर्मेंस देते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मुझे खुद अच्छी तरह से याद है कि फखर जमान जब नए नए आए थे और उस वक्त मैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पे कमेंट्री कर रहा था, मैंने फखर जमान की जब परफॉर्मेंस पे बात की बॉब वुलमर से, वॉटमोर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप उसकी डिपार्टमेंट के खिलाफ परफॉर्मेंस बताएं। तो क्रिकेट बोर्ड में जो कोचेज हैं वो भी डिपार्टमेंट के खिलाफ परफॉर्मेंस को काउंट करते हैं, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस को लेते ही नहीं है, पीएसएल से लड़कों को सिलेक्ट करते हैं, तो फिर डिपार्टमेंट क्यों कर इतनी इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि किसी दौर में डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन थी, उसका बहुत ज्यादा अपना पार्ट था पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने में, क्योंकि ना सिर्फ जो टॉप क्लास पाकिस्तान के प्लेयर्स थे उनको उन्होंने एक जॉब्स वगैरह दी हुई थी, और उनकी जो एक इकोनॉमिकल जो उनकी सिचुएशन थी उसको बड़े हद तक उन्होंने सक्सेसफुली उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। तो इस वजह से जो पाकिस्तान की क्रिकेट थी वो भी बड़ी सक्सेसफुली ऊपर जा रही थी। मैंने कभी नहीं सुना कि डिपार्टमेंट से इस तरीके से कभी फीसें मांगी जा रही हैं और उसके बाद फिर इस तरह की उनसे मुतालबात किए जा रहे हैं कि ये भी दें, इस तरह का होटल होना चाहिए, इतनी डेली फीस होनी चाहिए, और इस तरीके से उनको ये चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो तो एक जो आपका बर्डन है बहुत ज्यादा हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको वो शेयर कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो किसी भी प्लेयर को
उसकी जो लाइफ है उसको उसकी उसकी सेफ्टी के लिए या उसके फ्यूचर प्लान के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेयर एक रीजन से 1000 रन करता है या 100 विकेटें लेता है एक साल में, और अगले साल उससे परफॉर्म नहीं होता, तो अगले साल को ड्रॉप कर दिया जाएगा और उसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये डिपार्टमेंट ही थे जो कि सिक्योर कर रहे थे हमारी क्रिकेट को, हमारी स्पोर्ट्स को, हमारे प्लेयर्स को, और हमारी क्रिकेट को ऊपर ले जाने में इनका बहुत ज्यादा किरदार था। तो अब इनको इनके बारे में फिर बातें शुरू हो गई जी। बाद हमारे ही टेस्ट प्लेयर, एक्स प्लेयर्स ऐसे थे जो कि सारी जिंदगी जिन्होंने डिपार्टमेंट्स की कमाई खाई है, जो डिपार्टमेंट्स में जॉब करते रहे हैं, डिपार्टमेंट के साथ हम्म। उन्होंने अपनी नस्लों को सीधा किया, मगर एंड ऑफ द डे वो जाके दूसरी जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब्स मिली, तो वो जब वहां पर जाके पीसीबी के गुण गाना शुरू हो गए और डिपार्टमेंट के उन्होंने खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की, देखिए कि जब मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू, जब आपको जरूरत थी आपने डिपार्टमेंट को इस्तेमाल किया, आप ना सिर्फ आपने, अपने आपकी फैमिलीज ने, आपके पूरे पूरे खानदान ने उसको इस्तेमाल अच्छा, किया। जब इसमें आपको मैं इस जरूरत नहीं रही टॉपिक को वाइंड अप आपको करता हूं, इस टॉपिक को मैं वाइंड अप करता हूं कि रीजन जिस तरह प्लेयर का साथ छोड़ देता है बहुत ही माजरत के साथ, फिर डिपार्टमेंट ही उसको टेक केयर करता है। मुझे याद है कामरान गुलाम का घुटना खराब हुआ, उसको फिर उसका जो डिपार्टमेंट था स्टेट बैंक का, उसने उसको टेक केयर की, और फिर हमने देखा कामरान गुलाम दोबारा फिट होकर आया और उसने फिर रन्स करने शुरू कर दिए। इसी तरह मैं नाम नहीं ले रहा, एक रीजन का प्लेयर था और उसका बिल्कुल क्रिकेट खत्म हो गई थी, और आप ही के डिपार्टमेंट के अंदर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, उसको वापस डिपार्टमेंट क्रिकेट के सेटअप में लेकर आया, और सेटअप में लाने के बाद फिर उसकी टेक केयर करनी शुरू की। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत बड़ा प्लेयर था वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ने आपकी क्रिकेट को ऊपर लेकर जाने में और आपके प्लेयर्स की जो जिंदगी है उसको सिक्योर करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो अब इस तरीके से उन पर बर्डन डालना मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं है। कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू उनको आईसीसी से बहुत बड़ा शेयर मिल रहा है, उसके बाद पीएसएल से एक बहुत बड़ी अमाउंट जनरेट हो रही है, फिर जो टीवी राइट्स है और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है उनसे बेपना पैसा कमाया जा रहा है। अगर आप 8 या 10 डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनसे 10-12 करोड़ रुपए अगर नहीं भी लेते एक साल का, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सेहत पे क्या असर है? मगर दूसरी जानिब उससे आपकी क्रिकेटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद उससे अफेक्ट हो रही है। देखेंगे अगर आपके पास 15-20 डिपार्टमेंट्स हैं, टॉप क्लास डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो अगर 25 से एक डिपार्टमेंट 25 बंदों को जॉब देता है लड़कों को, तो 20 डिपार्टमेंट्स कम से कम आपके 500 बच्चों की लाइफ को सिक्योर करते हैं, और फिर आगे एक सिस्टम बन जाता है, एक चेन बन जाती है कि जो आने वाले बच्चे हैं वो भी कल इस शर्त पे क्रिकेट खेलेंगे, उसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे कि अगर मैं पाकिस्तान टीम में नहीं जाता तो कम अज कम मेरा जो फ्यूचर है वो तो सिक्योर होगा, मैं अपनी रोजी रोटी तो कमा सकता हूँ इससे। तो अगर आप उस पर बर्डन डालेंगे सिर्फ 8 या 10 करोड़ के लिए, तो 8-10 करोड़ तो मेरा नहीं ख्याल कि एक पीनट के बराबर भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मगर दूसरी तरफ डिपार्टमेंट्स पे इसका बेपनाह प्रेशर है, जो पूरा साल सैलरीज देते हैं बच्चों को, फिर उनकी होटलिंग करते और हैं, साथ फिर साथ उनकी और दूसरी साथ जो साथ काफी सारी और साथ में फिर डिपार्टमेंट फिटनेस ट्रेनर भी पीसीबी अपने भेजेगा, फिर उसके बाद गैस प्लेयर भी वो अपने खिला सकता है। तो डिपार्टमेंट तो यहाँ पे बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है कि वो क्रिकेट की सपोर्ट के लिए सामने आ रहे हैं, बल्कि इवन अमेरिका से डिपार्टमेंट आ रहे हैं। तो वो तो किस तरह फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाथ बटाएंगे, किस तरह प्लेयर्स का इंडक्शन करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक या क्रिकेट के हवाले से। आपको लगता है कोई दानिस्ता तो पाकिस्तान क्रिकेट को खराब किया जा रहा है? क्योंकि ये जो विमेन क्रिकेट के हालात हैं ये भी आप देख रहे हैं कि अगर इनकी परफॉर्मेंस पे, अगर मेंस क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे तनकीद करो तो लोग सामने आ जाते हैं कि जी ये मेरा दामाद है, वो उसका दामाद है, वो उसको सपोर्ट करो। मेरे ही शो में आके लोगों ने कहा कि प्लेयर ने कहा कि यार उसको जो है वो आप उसको सपोर्ट करें क्योंकि वो मेरा दामाद है। ये मेरे शो में आके कहा है, मैं किसी और के शो की बात ही नहीं कर रहा। कि एक फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने कहा कि एक टेस्ट क्रिकेटर ने आके कहा कि यार ये मेरा दामाद है, इसको आप सपोर्ट करो। और उसके बाद अगर हम विमेंस क्रिकेट पे बात करते हैं तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो विमेन क्रिकेटर हैं, वो फिर शुरू हो जाते हैं कि वो उनके घर के मामलात में दखल दिया जा रहा है, वो फिर उनकी बीवी बन जाती हैं वो। और फिर उनकी परफॉर्मेंस पे बात करो तो फिर जो है वो कहाँ सरगोदा का जो इतना अफसोसनाक वाकया है उससे जोड़ देते हैं कि जी एंकर तनकीद कर रहे हैं इसलिए सरगोदा जैसे वाकयात जो हो रहे हैं। इस पर तो हमारे इदारों को नोटिस लेना चाहिए, इस किस्म के जो स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बजाय अंडर कारपेट डालने के उन पे एक ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, और ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर होनी चाहिए, बल्कि जो ओपन फॉर्म्स हैं, वो जो फोरम्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह आपका मीडिया फोरम है, सोशल मीडिया, उस पे भी ये डिस्कस होने चाहिए कि क्यों पाकिस्तान की जो ओवरऑल क्रिकेट है वो डिक्लाइन का शिकार है। क्योंकि देखिए कि ये तो नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है।
देखिए, आपका डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो सफर कर रहा है, आपका मेंस क्रिकेट सफर कर रही है, आपकी जूनियर क्रिकेट सफर कर रही है। हम तीनों फॉर्मेट में हम एक पे आप टेस्ट क्रिकेट में आप 8वें-9वें नंबर पे हैं, आप वनडे में आप छठा नंबर है, इसी तरह आपका टी20 में 5वां छठा नंबर है। इवन आगे जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें आप क्वालिफाइंग राउंड खेलना बिल्कुल। पड़ेगा आपको, आप उसमें डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका उसके बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके पहले राउंड से आपका एग्जिट हो जाता है। फिर जो आपके आईसीसी जो पिछले 5 साल से इवेंट्स हुए, हर इवेंट में आपका पहले राउंड से एग्जिट हुआ। फिर वुमेन की अगर क्रिकेट देख लें, तो देखिए मैं वो वाहिद आदमी हूं कि जिसने कभी वुमेन क्रिकेट पे कोई क्रिटिसाइज नहीं की। मैं हमेशा इनकी फेवर में बात कर रहा हूं कि जितना ज्यादा आप बच्चियों को फ्लोरिश करेंगे, जितना ज्यादा आप उनको चांसेस देंगे, जितना ज्यादा मेरिट बेस्ड काम करेंगे, फिटनेस बेस्ड काम करेंगे, जितना आप ज्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, उतना ही ज्यादा बच्चियों के लिए फायदा होगा। क्योंकि पाकिस्तान में बच्चियों के लिए बाहर निकल के स्पोर्ट्स खेलना या क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मगर उसमें फिर जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसको बच्चियों के वेलफेयर का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपके पास जो एक तो पूल आपके पास कितनी बच्चियों का 20 से 25 बच्चियों का टोटल पूल आपके पास, वो भी लाहौर में 1-2 कॉलेजेस हैं जहां से सारी बच्चियां 90% आपकी बच्चियां वहां से आ जाती हैं। फिर आपके पास देखिए पूरा पाकिस्तान में से कहां से बच्ची बलोचिस्तान से कितनी है, सिंध से कितनी है, आपका जो कश्मीर है वहां से कितनी है, गिलगित बल्तिस्तान से कितनी है, केपीके से कितनी है, फेडरल से कितनी है। तो इसका मतलब है कि एक स्कूल में जिस तरह की हमारी सिलेक्शन पैनल बनता है यहाँ पे, जो अभी वुमेन टीम के साथ लगा लेकिन लेकिन हुआ पूरे आपको का पूरा लगता है पैनल, आपको वो लगता है भी अब्दुल रऊफ, आपको लगता है कि नए प्लेयर्स को इंडक्ट करने के ये चाहते भी हैं, क्योंकि वो जो मौसूफ हैं कि जिनकी अहलिया जो क्रिकेट खेल रही हैं वो तो कमेंट्री में अपनी मिसेस को जो है वो फेवर कर रहे होते हैं। फिर उसके अलावा अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि जी मेरी बेगम का जो है वो रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है। हालांकि मैं चूंकि डोमेस्टिक का एंकर हूं, मैं बड़े आराम से बता सकता हूं, और ये मोहम्मद वसीम से भी पूछा जा सकता है कि ईमान फातिमा को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार किया जा रहा था। फिर उन्होंने ये कहा कि जी वो अगर बॉलिंग नहीं करती हैं, लोग एतराज करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए कि लोग एतराज करते हैं कि जी वो बॉलिंग नहीं करती हैं, तो फिर बॉलिंग ना करने की वजह कप्तान है कि कप्तान उनको बॉलिंग नहीं देती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं डोमेस्टिक का एंकर हूं, मैं ग्रास रूट पे क्रिकेट कवर करता हूं, क्या उनसे यह सवाल बनता नहीं है कि वो नेट पे भी बॉलिंग करती है? एक प्लेयर जब नेट पे बॉलिंग नहीं करती है, डोमेस्टिक क्रिकेट पे बॉलिंग नहीं करती है, तो आप टीवी पे बैठ के या पॉडकास्ट में बैठ के किस तरह ब्लेम दे सकते हैं कप्तान को कि कप्तान उसको मैच में बॉलिंग नहीं दे रही है? तो ये जो सपोर्ट का सिलसिला है, आपको लगता है कि अनड्यू फेवर, अनड्यू सपोर्ट और बड़े लेवल पे जाके सपोर्ट कि जी मेरे कनेक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं? देखिए बात चीजें तो ऐसी हैं कि उनसे मेरा उनका जवाब देना चाहिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्योंकि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या है वुमेन क्रिकेट का, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप 1997 से जो पाकिस्तान की जो ख्वातीन की टीम है वो वर्ल्ड कप खेल रही है, तो हम किस पोजीशन पे है? जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी आपकी पोजीशन, आप कोई मैच नहीं जीत सके। अभी फिर वर्ल्ड कप हुआ, आप 8 में से 7 मैचेस यानी कि 4 प्रैक्टिस मैच, 3 प्रैक्टिस मैच हार गए, 3 वर्ल्ड कप के मैच हार गए, 1 मैच बमुश्किल आप नेदरलैंड से जीते हैं। तो आपका जो फिटनेस क्राइटेरिया वो कहां पे है? आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? आपका एज क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि आपने तो जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, जो मेंस प्लेयर हैं, उनके लिए आपने डोमेस्टिक में 35 इयर्स एज रख दी है, तो वुमेन क्रिकेट में फिर आप कैसे 35 या 34 पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हैं बच्चियों को? तो उसके बाद ये काफी सारी फिर और काफी सारी चीजें आ जाती हैं जो वुमेन टीम के साथ जो सिलेक्शन के बाद जो कोचिंग स्टाफ लगता है कि वो किस बेस पे लगते हैं, आया उनके पास इतने एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहां पे रीजनल लेवल पे, डोमेस्टिक या नीचे वाले लेवल पे वुमेन क्रिकेट के साथ कहां पे काम किया है? क्या उनके पास ऐसी एजुकेशन है जो उन्होंने वुमेन की साइकोलॉजी के बारे में ली हुई है, जो उनके न्यूट्रिशन के बारे में ली हुई है, जो उनके ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में ली हुई है, जो उनके बायोमैकेनिक्स के बारे में ली है? तो इसका सवाल है जीरो, इसका जवाब है सिफर। किसी के पास कोई एजुकेशन नहीं है वुमेन क्रिकेट को डील करने के लिए। चलिए, ये तो बहुत आप ऊपर की बातें कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें कर रहे हैं अब्दुल रऊफ। लेकिन एक आपको याद होगा, एक वीडियो क्लिप आया ड्यूरिंग द मैच या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन, उस वक्त ये कहा गया कि जी जो मैनेजमेंट का बंदा है इसकी एआई वीडियो, एक एआई की आवाज है जिसमें वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। इसको मैं और आप टीवी पे या शायद आम जिंदगी में दोहरा भी नहीं सकते, जो खवातीन क्रिकेटर्स के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो मैनेजमेंट के एक रुकन थे। फिर उसके बाद और भी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा तरीके से, बुरे तरीके से जो है वो अब्यूज किया गया है और प्लेयर को बहुत गलत तरीके से जो हैंडल किया गया, अल्फाजों का चुनाव बड़ा गलत था। और ये बच्चियां जो हैं, जिस तरह हम बात करते हैं कि देखिए हम सबकी बहनों की तरह है, बेटियों की तरह, इनकी इज्जत हम सब पे फर्ज है, लेकिन हम परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर सकते हैं। ये जो टीम मैनेजमेंट के लोग इनको जिस तरह मुखातिब कर रहे हैं,
इस पे भी तो कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। हार और जीत तो एक अलग बात है। देखिए, इश्यू तो यही है ना कि अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्वेश्चन मार्क ही यही है कि आप पहली दफा नहीं आ रहे हैं, बार-बार हार रहे हैं, बार-बार आप अपनी मर्जी के कोचेस लगा रहे हैं, बार-बार अपनी फेवर के लोगों को यहाँ पर लाकर इंडक्ट किया जा रहा है, मगर उसका रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। फिर जिस तरह की अभी आपने बात की है कि अब्यूजिव लैंग्वेज है, जो चीज़ इस्तेमाल हुई हुई है, तो इसका इसका जवाबदेह किसको? इसका जवाब सवाल पूछेगा कौन और जवाब इसका कौन देगा? और फिर क्या आया, इस पे कोई एक्शन वगैरह लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? तो ये तो चीजें मेरा ख्याल है कि कंडक्ट करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इस पे क्या देखिए जवाब इश्यूज हैं, कौन देगा? अब क्या जो लोग मुझे ब्रेक पे आ रहे हैं, जवाब कौन देगा? मीडिया डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश है। हम ये तो बात कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिफारिश है, अकरबा परवरी रिश्तेदारी है, लेकिन आपके मीडिया डिपार्टमेंट में तो रिश्तेदारी अकरबा परवरी चल रही है। रिश्तेदारों को लाके यहाँ पे सेट किया जा रहा है, सवालात पूछे जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट सवालात के जवाब देता नहीं है, सुम्बुम बुकमुम बना रहता है, खामोश रहता है। फिर उसके बाद गॉसिप्स हो जाती हैं, र्यूमर्स फैलती हैं, और फिर लोग आके बोलते हैं कि जी जो है वो हमारे जो है फैमिली में घुसा जा रहा है, हमारे घर की बातें की जा रही हैं। जबकि हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाते हैं तो लोगों को यह भी बुरा लगता है। वो ये चाहते हैं कि जैसे भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जो है उन पे कोई जो है परफॉर्मेंस के हवाले से उनसे कोई बात ना की जाए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के टूर के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान क्रिकेट की हमने काफी बात कर ली, लेकिन ये गुज़िश्ता जो संडे गया 25 जून, ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का एक ब्लैक डे के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। जहां एक जानिब जो है वो वर्ल्ड T20 की चैंपियन टीम शिकस्त 2-4 हुई, टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ उसको व्हाइट वॉश हो गया, और जो 16 मैचेस की 16 सीरीज की जो विनिंग स्ट्रीक थी वो अपने अख्तिताम को पहुंची आयरलैंड जैसी टीम के हाथों। इसके अलावा जो ICC T20 वर्ल्ड कप है, इसके क्वार्टर फाइनल में ही मैं तो कहूंगा कि जहां पे जीतना मैच टीम इंडिया को, वहां पे उसको ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी और वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए। अब्दुल लऊ साहब, सबसे पहले तो आयरलैंड के खिलाफ जो टीम इंडिया खेली है, क्या रीजन क्या समझते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि आयरलैंड ने एक लो बाउंस पिच बनाई, स्लो पिच बनाई, और जो टीम इंडिया जो अपने स्ट्रोक प्लेयर पे, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर पे इन्हिसार करती है, स्ट्रोक प्लेयर पे इन्हिसार करती है, और वहां पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, और इवन दूसरे मैच में तो दोनों ओपनर्स जो है वो गोल्डन डक का शिकार हो गए। देखिए, बेसिकली मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पैनिक बटन वहां पे भी है, क्योंकि जो इंडियन थिंक टैंक है उससे बड़े सीनियर क्रिकेटर्स शामिल होते हैं, जिसमें गंगोली वगैरह लोग हैं, जिसमें लक्ष्मण है, ड्रेविड है, काफी लोग हैं, मगर उन्होंने भी थोड़ी सी पैनिक, या तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो डिसीजन लिए हैं वो कोच गौतम गंभीर ने वन साइडेड डिसीजन लिए हैं, मैं भी शायद उनकी बात ना मानी हूँ, इस वजह से ये फॉल आउट हुआ। क्योंकि अगर आप एक सीनियर प्लेयर्स का थिंक टैंक रखते हैं तो फिर वो इस तरह के डिसीजन नहीं लेता। जिस तरह आप देखें कि जायसवाल को ड्रॉप करना, मेरा ख्याल है कि कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है, क्योंकि एक लड़का आता है, उसकी टेक्निक आउटस्टैंडिंग है, इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी करता है, टेस्ट क्रिकेट खेलता है, 60 रन की एवरेज से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट 60 रन की एवरेज से खेलता है। तो आपके पास अभिषेक शर्मा आता है, जिसके पास नो डाउट के बहुत अच्छे स्ट्रोक्स हैं, मगर जब आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो वो और सूर्यवंशी दोनों स्ट्रगल करेंगे, तो आपने उसको लाने में बहुत जल्दी कर दी। फिर शुभमन गिल एक आउटस्टैंडिंग टेक्निकल बैट्समैन था, जिसको आप बिजा तौर पे कह सकते हैं कि रोहित शर्मा या विराट कोहली की रिप्लेसमेंट पे सबसे आइडियल कैंडिडेट वो है, तो आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद केएल दूसरी राहुल को तरफ आपने अब्दुल लऊ, साइडलाइन कर दिया। सूर्यवंशी इन फॉर्म प्लेयर है, उसको दोनों मैचेस में नहीं खिलाया। बिल्कुल, और उसको बाहर बिठा दिया। तो लेकिन मैं सबसे जो मेरा इनसे क्वेश्चन है वो ये है कि जायसवाल को किस वजह से आप, बगैर वजह से आप उसको, क्योंकि टेक्निकली वो सबसे ज्यादा साउंड है, क्योंकि उसने टेस्ट क्रिकेट में प्रूव किया हुआ है कि उसकी टेक्निक इन सबसे ज्यादा सॉलिड है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना था तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपको जायसवाल को रखना चाहिए था, और उसके बाद शुभमन गिल को रखना चाहिए था। साथ रिप्लेसमेंट पे आप अभिषेक शर्मा को भी रख सकते थे और आप सूर्यवंशी को भी रख सकते थे। अब होता है क्या कि जब ये आप देखें पिछले 2-3 महीने से ये आईपीएल में क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पे बिल्कुल फ्लैट पिचेज है, रोड पिचेज है, और बाउंड्रीज बहुत शार्ट है। तो वहां पर जो इनकी बैट की एक जो स्पीड बनी हुई थी, बैट की जो एक सीक्वेंस बना हुआ था, वो बिल्कुल आइडियल बना हुआ था बैटिंग पिचेस के हिसाब से। बॉल वहां पे प्रॉपरली आ रहा था और ये हिटिंग करते जा रहे थे। मगर जैसे ही थोड़ी सी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर पिचें मिली, बॉल थोड़ा सा स्विंग होना शुरू हुआ, बाउंड्री थोड़ी सी वाइड चली गई, क्योंकि यही एजेस अगर इंडिया की आईपीएल में आप देखें तो ये सारे कन्वर्ट होकर छक्के होते हैं या बाउंड्रीज पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे सारे वो कैच आउट हो गए। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि टेक्निकली जब भी आप बड़ी बाउंड्रीज पे खेलेंगे और आपको थोड़ा सा सीम एंड स्विंग बॉलिंग का या थोड़ा सा बॉल रुक के आएगा,
वहां पे आपकी बैटिंग लाइन बहुत बुरे तरीके से सफर होगी और वहां पे आपको दोबारा बेसिक पे ही जाना पड़ेगा। तो क्या और बेसिक में मेरा ख्याल है कि शुभमन गिल और जायसवाल से अच्छा कोई भी नहीं है इनके पास। देखिए, आपको क्या लग रहा है गौतम गंभीर दानिस्ता तौर पे जो है वो टीम में नेसेसरी चेंजेस कर रहे हैं, या आपको लगता है वो टीम बनाने के लिए जा रहे हैं, या टीम उनके आने से बिगड़ रही है? देखिए, एक तो वो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनको इतनी जल्दी उनको साइडलाइन नहीं किया जा सकता। दूसरा उनके यार, उनके कप्तान को भी पीछे तो जो साइडलाइन स्कोर कर है दिया जो ना। वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान को भी तो साइडलाइन दूसरा किया ना। देखिए, जो उनके पास पीछे सपोर्ट है ना, ये इनकी जो आजकल गवर्नमेंट है उनकी, हम्म। उसकी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। वो उसके मेंबर रहे हैं, वो वहां से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, वहां पे उनको कश्मीर में भी हिंदू पंडित की औलाद कहकर वहां पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो इंडिया के टॉप प्लेयर थे, कोचेस थे, उनको रिप्लेस करके इनको लाया गया। और इनकी देखें कि ये कोई पहली शिकस्त नहीं है। आप देखो कि इंडिया को पहली दफा न्यूजीलैंड ने यहाँ पर आकर व्हाइट वॉश किया था, फिर साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर इनको व्हाइट वॉश कर दिया, फिर अब ये आयरलैंड की टीम से ये व्हाइट वॉश हो गए। इंग्लैंड जाके फिर हार उससे गए। पहले इंग्लैंड जाके हार गए। हाँ जी, जो उससे पहले इंग्लैंड में हारे हैं, फिर बॉर्डर जो गावस्कर ट्रॉफी हुई उसमें इनको ऑस्ट्रेलिया इंडिया में शिकस्त देके चला गया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया में इनको शिकस्त हुई है। तो ये कोई एक इनकी डिफीट नहीं है, ये एक सीक्वेंस ऑफ डिफीट्स है जो कि फेस करना पड़ा एज ए कोच इनको, गौतम गंभीर को। मगर उसके बावजूद उनका अपनी पोजीशन पे रहना वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इस सूरत में जबकि उनके पास राहुल द्रविड़, लक्ष्मण और लेकिन इस तरह के आपको लग रहा बहुत है, जबरदस्त आपको लगता है मौजूद है। कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म उरूज पे है। उनका चूंकि प्लेयर का पूल अच्छा है इसलिए वो बच जाते हैं कि छुप जाती है, जीत चीजें छुपा लेती है। हमारे यहाँ प्लेयर भी फारिग हैं और फेवरेटिज्म भी ज्यादा है। देखिए, हमारे जो देखिए उन्होंने जो उनका इकोनॉमिक मॉडल है, जो आईपीएल है, उससे वो इतना बड़ा पैसा जनरेट कर देते हैं कि पूरी जो वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट है उनके घुटनों पे चली जाती है। और वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं और वो मजबूर हो जाती है घुटने टेकने पे वहां पे। तो जबकि हमारी जो पोजीशन है वो कतई डिफरेंट है उनसे, क्योंकि हमारा पीएसएल अभी तक उतना बड़ा ब्रांड बन नहीं सका, ना हम उतना ज्यादा गो के अभी जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो इतना है कि हम आईसीसी के बगैर भी थोड़ा सा उसकी जो हमें मदद मिलती है उसके बगैर भी हम कुछ ना कुछ हद तक अपना सिस्टम जनरेट करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मगर हमें इसको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। नंबर सेकंड चीज ये है कि हम पिछले 5 साल से आप देखिए कि इंडिया बायलैटरल सीरीज तो हार जाती है, मगर जो आईसीसी इवेंट्स है, आप शारजा कप देख लें, एशिया कप देख लें, आप वर्ल्ड कप देख लें, आप चैंपियन ट्रॉफी देख लें, आप बाकी इवेंट्स देख लें, वो सारे वो जीते हुए हैं। फिर वो दो पीछे जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसके फाइनल तक वो पहुंचे हैं। तो ये उनकी सक्सेस है। उसके बाद उनके ब्रांड्स उनके पास बहुत बड़े हैं क्रिकेटर्स में, जिस तरह शुभमन गिल आ गया, अभी सूर्यवंशी आ गया, अभिषेक शर्मा हो गया, फिर बुमराह है उनके पास, फिर और काफी जिस तरह विराट कोहली अभी तक वो रिटायर नहीं हुए, रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा ब्रांड है उनके पास, इसको वो सेल आउट करते हैं बड़े मार्केट में। तो हमारे पास एक तो ब्रांड्स नहीं है इतने बड़े, हम कोई प्लेयर प्रोड्यूस कर नहीं सके, प्लेयर डेवलप कर नहीं सके। हमारा जो बहुत ज्यादा जो हमारा हम रिलाई करते थे पास्ट में वो नेचुरल टैलेंट भी होता था। हम कभी भी ये जो एक इनके दिमाग में एक चीज आप बार बार सवाल पूछते हैं ना कि हमारा जो सिस्टम डाउन क्यों जा रहा है, उसकी बेसिक वजह ये कि हम कभी भी हमने कोचिंग प्रोग्राम पे हमने अपना सिस्टम तरतीब नहीं दिया, हम इसके कभी भी मोहताज नहीं रहे। हमारे पास हमेशा हमारी क्रिकेट डोमिनेट करती रही है नेचुरल टैलेंट के ऊपर। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अभी हमारे पास कोचेज की एक बहुत बड़ी लॉट है, मगर अफसोस की बात यह है कि एजुकेशन उनके पास नहीं है। दूसरी चीज यह है कि हमारे पास नेचुरल टैलेंट नहीं आ रहा, और अब हमारी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है शोल्डर पर, कोचिंग और मैनेजमेंट के शोल्डर्स पर, कि उन्होंने प्लेयर डेवलप करने हैं। प्लेयर आपके पास हैं मगर आपके पास डेवलपमेंट प्लान नहीं है, आपके देखिए, पास इसमें लॉन्ग लोग टर्म एक प्लान बात नहीं को है, आगे आपके बढ़ा पास। के वाइंड अप भी करेंगे कि एक तो कोचेस पे और मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, लेकिन कोचेस और मैनेजमेंट भी जो है वो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के जरिए लग रही है। वो भी अगर मेरिट पे लगे तो फिर भी इन मामलों को संभाल ले, क्योंकि इस तरह जुनैद खान काम कर रहे थे, ताहिर खान काम कर रहे थे, विमेंस की मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं तो सुधार आना शुरू हो गया था। लेकिन जब वो अच्छा काम कर रहे थे तो फिर आपने उनको जो है वो घर भेज के वहाब रियाज और अब्दुल रहमान जैसे, उमैद आसिफ जैसे टीम मैनेजमेंट को लेकर आ गए, तो फिर सुधार जो है वो किस तरह से पैदा होगा। ब्रेक लेते हैं, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और अब वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जा रही है और कप्तानी के हवाले से कहा जा रहा है कि सलमान आगा को कप्तानी की ऑफ़र की गई, लेकिन सलमान आगा ने कप्तानी से मना कर दिया। और अब इम्कानात यही है कि शायद शान मसूद को जो है न सिर्फ दौरा वेस्ट इंडीज़ बल्कि दौरा इंग्लैंड के लिए भी पाकिस्तान की टेस्ट
कैप्टन बरकरार रखा जाए। अब्दुल्ला साहब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास कि क्या आपको लगता है कि शान मसूद पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्फिडेंस रहेगा, और सलमान आगा को जो कप्तानी दी जा रही थी और सुनने में जो आ रहा है कि उन्होंने इस कप्तानी को लेने से मना कर दिया, ये डिसीजन आप किस तरह देख रहे हैं सलमान आगा का? देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मुझे सिर्फ ये पता है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें 9वें नंबर पे है पाकिस्तान, शायद वेस्ट इंडीज से भी नीचे जा चुकी है। तो उसमें फिर बेसिक चीज ये है कि आपको देखना होगा कि आपने किस तरीके से अपने जो सिस्टम है उसको बिल्ड करना। आपका जो फ्यूचर कैप्टन कौन है, आप बार बार देखें कि पिछले 2 3 4 साल से कब तक आप शान मसूद को लेकर फिरेंगे। ना उसकी अपनी एवरेज कोई अच्छी है, ना उसकी कैप्टनसी का रिकॉर्ड अच्छा है। पाकिस्तान हिस्ट्री का मेरा ख्याल है कि सबसे वर्स्ट तरीन कैप्टन वो बन चुके हैं। 3 3 व्हाइट वॉश उनको हो चुके हैं, और फिर अभी आप उनको लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। और फिर आपके पास डोमेस्टिक सर्किट में, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप क्यों नीचे डोमेस्टिक सर्किट पे आपके पास कोई अच्छा कैप्टन नहीं है जिसको आप पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाए। आप पकड़ दकड़ फिर क्यों शुरू कर दिया? कभी उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, कभी उसको कह रहे हैं कैप्टन बन जा, और कोई कैप्टनसी को तैयार नहीं है, कोई है तैयार। उसके बाद फिर सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये था कि लास्ट ईयर जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें आपका जो कैप्टन था वही बी या सी कैटेगरी में था। तो जो आपके पास आपका तो कोई प्लेयर ए कैटेगरी में पिछले साल था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका क्रिकेट बोर्ड खुद समझ रहा है कि इनमें से किसी एक में भी ऐसी अहलियत नहीं है कि वो एक कैटेगरी लेने के काबिल हो। और अभी आप कैप्टन पे ड्रामा लगाया हुआ है कि कैप्टन आपको नहीं मिल रहा, और जिसका नाम दोबारा ले रहे हैं उसके व्हाइट वॉश इतने ज्यादा है जितने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के पास व्हाइट वॉश नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप उसको लेकर जाते हैं वेस्ट इंडीज फिर भी कोई फायदा नहीं एज ए कैप्टन। लेकिन अगर ये तो नहीं देखिए लेकर ना जाते तो अब्दुल्ला फिर भी साहब, कोई फायदा नहीं है। ये तो अब्दुल्ला साहब, ये तो आप और मैं ये बातें कर रहे हैं, और पीसीबी ये समझता है कि हम जो है वो पीसीबी के शायद खिलाफ हैं। एक ऐसा कैप्टन जिसको भी आपने खुद कहा कि सबसे ज्यादा नाकामियां उसकी झोली में मौजूद हैं, उसके बैग में मौजूद हैं, वही कैप्टन जो है वो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट का कंसल्टेंट भी है। वो देखे ना कि एक बंदे की अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं है, ना उसकी टीम की परफॉर्मेंस है, ना टीम को फ्रंट से लीड कर सका। जो इसका जेन्युइन प्रोफेशन क्या था, वो उसका इंटरनेशनल मैनेजमेंट में तो नहीं था ना कि उससे इंटरनेशनल रिलेशन में डील करना किसी को बाहर जाके। सबसे पहले जो उसकी प्रेफरेंसेस थी या जिसमें उसका स्पेसिफिकेशन थी वो तो क्रिकेट खेलना था। तो क्रिकेट खेलने में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है? फिर आपने उसको कहा कि जी पाकिस्तान का सुपर कैप्टन है, एज ए कैप्टन उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है? और आपने उठाया और उसको डायरेक्टर इंटरनेशनल भी लगा दिया। तो उसमें तो फिर वो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। वही बात होगी कि आप तो कुछ नहीं कह सकते ना। जो चीज आती है उसमें परफॉर्मेंस नहीं है, और एक चीज नहीं आती है ठीक है, उसमें उठा के लगा देना। आखिरी मेरा सवाल है, 10-15 सेकंड जाने से पहले, धानी के इंडक्शन की बात हो रही है बतौर क्वालिफाइड कोच और फास्ट बॉलर। क्या समझते हैं धानी का इन कंडीशन में वेस्ट इंडीज की एक आइडियल चॉइस है, सुटेबल चॉइस है? देखिए, डेवलपिंग को करना चाहिए था। अगर दानी को लेके आना था तो 4 5 6 साल पहले उसको लेकर आना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट में। अब वो एक लंबा अर्सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है, यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुका है, उस पर बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट खेल रही है, एज भी थोड़ी सी उसकी आगे जा चुकी है। तो आप उसको सारी क्रिकेट खिला के, T20 शॉर्ट फॉर्मेट खिला के आप उसको वापस टेस्ट क्रिकेट में क्यों ट्राई कर रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट में आप क्यों नहीं किसी नए लड़के को आपने ट्राई किया? पहले आपने अब्बास के 3 साल जाया किए, उसको बाहर बिठा के रखा। आप उसको कंटिन्यूसली खिलाते जा रहे हैं, चाहे जिस तरह की भी पिच हो। आप मोहम्मद अब्बास को एक स्पीड उसकी डाउन हो चुकी है, उसके बावजूद उसको खिलाते जा रहे हैं। आप दानी को ले आए हैं। इससे पीछे एक काशिफ अली था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसको टेस्ट मैचेस खिला दिए। अब वो किधर है काशिफ अली? उसके बाद वो जो कामरान गुलाम था उसने सेंचुरी भी स्कोर की है, आपने उसको निकाल दिया। फिर अवाम का प्रेशर पड़ा तो आपने दोबारा उसको कैंप पे बुला लिया। फिर एक और लड़का हमजा नजर है, उसको सिर्फ एक परफॉर्मेंस पे वो जो 175 उसने किया पीटीवी के खिलाफ केरल से, और बाकी तो उसकी शायद मैं पिछले 8 साल में उसकी एवरेज कोई 20 रन की एवरेज नहीं थी। आपने उसको भी पाकिस्तान के कैंप पे बुला लिया। तो अजीबो गरीब चीज है, जब आपके पास विजन या प्लानिंग है लॉन्ग टर्म, कोई प्लानिंग ना हो, कोई प्लान ना हो, तो फिर इस तरह के डिसीजन आपके सामने आते हैं। फिर घूम फिर के बात वही आती है, फिर आप जो डिपार्टमेंट प्लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डिपार्टमेंट को जो है तंग पे तंग कर रहे हैं, उनके लिए क्रिकेट को चलाना जो है वो दूभर होता नजर आ रहा है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह जो है वो ट्रीटमेंट भी करता नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब, हमारे साथ मौजूद थे आज के शो में। और आज के शो में अब्दुल्ला साहब इसलिए जरूरी थे क्योंकि क्रिकेट के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, ऑर्गेनाइजर होने के नाते जो है उनकी बड़ी गहरी निगाह पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, अब्दुल्ला साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।